हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्पीड अप एजुकेशन। आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और खुश होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स की क्लास चल रही है, आप लोगों ने बोला था कि सर एक टॉपिक फिनिश कीजिए, तो हम लोग उसी टॉपिक को फिनिश कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग फिनिश कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो अभी इफेक्ट देख रहे हैं हम कि व्हाट आर द डिफरेंट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो हमने देखा था कि मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ लिया हम लोगों ने, एंड सॉरी हीटिंग इफेक्ट हम लोगों ने कल देखा था। हीटिंग इफेक्ट हम लोगों ने देखा था, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या, वो देखा था हमने। फ्यूज बायर होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, एंड इलेक्ट्रिक पावर से हम लोगों ने क्वेश्चन भी दिया था जो डेली एमसीक्यू को क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हर क्लास स्टार्ट होने से पहले हम लोग क्या करते हैं, डेली एमसीक्यू चैलेंज करते हैं। जिस डेली एमसीक्यू चैलेंज में कल का सवाल था कि व्हाट इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, सॉरी व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। देयर आर फोर ऑप्शन, फर्स्ट वन इज वीए, सेकंड वन इज केडब्ल्यू, थर्ड वन इज बोथ 1 and 2, and fourth one is none of the above. You know the formula of electric power. What is the formula? That is P equal to VI, right? I have told to you. And what is the unit of V? That is volt, that is 1. And what is the unit of current? That is ampere. Okay, and the power of electric power is also written as 1 VA. 1 VA, or you can say if kilowatt hour, then kVA, right? kVA, and that unit also written as kWh. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन दोनों है दोस्तों, न कि एक। किसी ने kWh लिखा है, VA को टिक नहीं किया, तो कभी भी ऐसा आ सकता है। क्वेश्चन मैंने सेल्फ क्रिएट किया था, तो कभी भी आ जाए ऐसा क्वेश्चन, तो हमेशा टिक करना VA एंड kWh। दोनों आपकी सही जवाब है। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया, जिसमें दीक्षा नागर, आशीष पारिक, टॉम कैरी, संतोष साहू, समित चौधरी, वर्दीप सिंह, प्रमोद कुमार, नजनीन चिश्ती, रणधीनी 20, शुभम सांडिल्य, रूपांजलि नियोग एंड मोनिका सोनी। तो इन सब लोगों ने सही जवाब दिया है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड जिन लोगों का मैं नाम लिख पाया उनके लिए भी थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए, ऐसे हम लोगों को प्यार देते रहिए और बने रहिए स्पीड अप एजुकेशन के साथ। जैसा कि आपको प्रॉमिस किया, पूरा सिलेबस डिटेल में खत्म होगा। आपको ऐसा नहीं है कि बस एमसीक्यू कराया और खत्म किया, नहीं, पूरा डिटेल में आप लोगों को पढ़ाएंगे और समझाएंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं, आखिर उसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, क्योंकि अभी जरूर नहीं है कि आरआरबी जेईई, बट इसके बाद अगर कोई भी एग्जाम देते हैं ना, तो आपके हाथ से जनरल साइंस कभी नहीं जाने की दोस्तों। ठीक है, तो जनरल साइंस हमेशा आपके साथ रहेगी और जो भी पढ़ाऊंगा, जितना पढ़ाऊंगा, आपको विद कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, तो क्लास स्टार्ट होने से पहले प्लीज एक लाइक बनता है। एंड जैसा कि आपको पता है कि क्लास स्टार्ट होने से पहले हम लोग करते हैं डेली एमसीक्यू चैलेंज। हम लोग क्या करते हैं, डेली एमसीक्यू चैलेंज। और डेली एमसीक्यू चैलेंज में आज का सवाल है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। जब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कंडक्टेंस की यूनिट क्या है। मैं लिख रहा हूं ओम इनवर्स, ओम मीटर या ओम मीटर इनवर्स। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, जल्दी से बताइए कंडक्टेंस की यूनिट क्या है। सबसे पहले तो समझ लो कंडक्टेंस होता क्या है। कंडक्टेंस इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, कंडक्टेंस क्या है आपका, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो जब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है तो C कितना हो जाएगा आपका। अगर हम कंडक्टेंस को C से डिनोट वैसे नहीं करते हैं, क्योंकि क्या कैपेसिटर हम लोग किसी डिनोट करेंगे, तो कंडक्टेंस क्या होगा आपका 1/R। और आपको पता है कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो ये क्या हो जाएगा आपका ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। और इसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं मो, MHO। जस्ट ओम का उल्टा लिख दो, मो, MHO।
ओ। कंडक्टेंस हो गया, इसी प्रकार से आपकी कंडक्टिविटी भी होती है। क्या होती है? कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी जैसे कंडक्टेंस होता है ऐसे कंडक्टिविटी होती है। तो कंडक्टेंस क्या बताया मैंने? किस तरह? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज 1/r। आर की यूनिट होती है ओम, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स और मो। तो कंडक्टिविटी क्या होती है? आपकी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, क्योंकि हम लोगों ने रेजिस्टिविटी को बोला था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। व्हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? बिकॉज फॉर अ unit length of wire of unit area, the resistance provided in that wire is known as specific resistance or resistivity। तो मैंने क्या बोला कंडक्टिविटी क्या आपकी? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ये होता है K इक्वल टू 1/ρ। ठीक है, और रो की यूनिट रो और आर बराबर होता है, इसलिए इसकी यूनिट क्या होती है? ओम इनवर्स और मो। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स इज द राइट आंसर। तो कंडक्टेंस मालूम पड़ा आपको, कंडक्टिविटी मालूम पड़ा आज के एमसीक्यू से। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज जल्दी से जल्दी एक लाइक दीजिए, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए, कम से कम अपने 5-4 दोस्तों को शेयर किया कीजिए वीडियो को, ताकि और ज्यादा से ज्यादा हम लोग के व्यूज आ जाए, क्योंकि आप लोग का जितना रिस्पॉन्स आना चाहिए उतना रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज ज्यादा ज्यादा लोगों तक बात पहुंचाइए कि आरआरबी जेईई की क्लास चल रही है जनरल साइंस के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने कल देखा था आपका इलेक्ट्रिक पावर। तो हमने बोला था कि इलेक्ट्रिक पावर पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम लोग देखते हैं उसी पे क्वेश्चन। लिखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए, लिखिए क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज connected to a 220 volt generator, the current is 0.5 ampere, the current is 0.5 ampere, find out electric power, find out इलेक्ट्रिक पावर। मेरे जवाब देने से पहले आप लोगों का कमेंट आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है P इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई। ठीक है, V इंटू आई। वोल्टेज कितना दिया है? 220। करंट कितना दिया है? 0.5। तो 220 का हाफ कितना हो जाएगा? 0.5 का मतलब 1/2, यानी कि 110 VA और वॉट। इतनी बात समझ में आई आप लोगों की? ठीक है, वॉट। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, बहुत ही छोटा सवाल था। ऐसे सवाल आएंगे छोटे छोटे। क्वेश्चन है आपका, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर rated 400 watt operated 8 hours per day, operated 8 hours per day, right? What is the cost of energy to operate it? What is the cost of energy to operate it for 90 days at rupees 3 per kilowatt hour। बोला कि जैसे आपके घर में एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर लगा है, रेफ्रिजरेटर मतलब आपका फ्रिज हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर लगा है जो
400 वॉट, जिसकी इलेक्ट्रिक पावर कितनी है 400 वॉट। 400 वॉट ये पावर खाता है। ऑपरेटेड 8 आवर पर डे, 8 घंटे आपका चलता है आपका फ्रिज। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट, इसको चलाने में कितनी एनर्जी खर्च होने वाली है, ठीक है, उसका रुपया पूछा है, ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट। और उसने बोला कि 90 डेज खर्च करने के लिए, 90 डेज के लिए उसने पूछा है, जिसके लिए ₹3 किलोवाट आवर हम लोग देते हैं, ठीक है। तो आपको पता है टोटल एनर्जी पहले निकाल लो और उससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो लिखो यहां पे क्या, टोटल एनर्जी कंज्यूम। आपको पता है कि पावर क्या होती है, V इंटू आई, V इंटू आई। तो आपकी क्या कहते हैं, पावर कितनी है 400 वॉट, ठीक है। तो पावर कितना हो गया 400 वॉट, बट उसने बोला 8 आवर पर डे, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। फिर उसने बोला पर डे चल रहा है, ठीक है। और हमें कितने दिन के लिए चाहिए, 90 दिन के लिए, ठीक है, 90 दिन के लिए। अब बताइए कि अगर हम 1 महीने का निकाल देते हैं, फिर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो उसने पूछा है कि फॉर 30 डेज पूछा, 90 डेज, बस 90 डेज में कोई दिक्कत नहीं, हम 90 मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए 90 डेज के लिए निकाल देते हैं। तो 9 से मल्टीप्लाई करो उसकी, 8 4 32 इंटू 9 कर लेते हैं हम लोग। 9 8 72 इंटू 4 2 8 1 7 2 7 2 28 288 1 2 3 ठीक है। इतना आ गया आपका 288 28.8 लिख सकते हैं इसको, 28.8 kWh। एंड कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट कितनी हो जाएगी 28.8 इंटू 3 इक्वल्स टू 8 3 4 2 8 3 4 6 एंड 3 2 6 6 6 12 126 रुपीज। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों के? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वैसे अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होगी देख लेना, वैसे सही है। 8 पे 24 का आंसर लगी 2, 8 पे 24 का 26 की 2, 8 3 6 2 8। ठीक है, आप लोग देख लेना अगर थोड़ा बहुत गलती हो। ठीक है, 3 पे से 3 2 6 8 होगा शायद, अब जो भी हो। ठीक है, वैसे इतना तो नहीं होगा, ज्यादा ही आएगा 86 8 3 4 2 8 3 24 4 2 गया 8 3 24 प्लस 2 6 26 2 कैरी गया 3 2 6 और 6 2 8। ठीक है, इतना आएगा आपका। चले आगे बढ़े, चलिए कितना हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग आज के टॉपिक की। आज हमने बोला आपको क्या पढ़ाना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग देखते हैं पहला टॉपिक क्या आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आप लोगों को पहले दिन बताया था कि चार्ज क्या है आपका कांस्टेंट रहता है, और चार्ज अगर वेरी करता है तो उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं। यहाँ पे आपका चार्ज कांस्टेंट है, ठीक है। चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। और पहला टॉपिक है इसमें कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है। पहले तो ये बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। राइट, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स का कहने का मतलब है इट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अबे जैसे भाई ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो फोर्स हम लोग फील करते हैं उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया वो क्या हो गया, इट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज। कोई यूनिट चार्ज रखा है भाई,
सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर यूनिट चार्ज रखा है, और ये जो फोर्स फील कर रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बोला मैंने? इट इज अ फोर्स experienced by a unit charge at a point in electric field of intensity E, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होती है फोर्स इक्वल टू E मल्टीप्लाई बाई Q। यहां तक बताइए, किसी को दिक्कत नहीं? अब देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। अब हम लोग देखेंगे कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलाम्स लॉ क्या कहता है, या कूलाम्स लॉ लिख लो सीधा, कूलाम्स लॉ। कुछ लोग कहेंगे सर कोर्स नहीं है, बट क्या है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इसकी जानकारी जरूरी होती है, ठीक है। अब कूलाम्स लॉ क्या कहता है कि अभी तक तो एक ही आपका चार्ज रखा हुआ था किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। अब उसने बोला कि एक और आपका यूनिट चार्ज आके इसमें प्लेस हो गया, एक और यूनिट चार्ज आपका इसमें आके प्लेस हो गया। अब एक चीज बताओ, पहले ये चार्ज में कुछ ना कुछ, अब ये चार्ज इसके रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ फोर्स महसूस कर रहा होगा, कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। तो वही आपका कूलाम्स साहब ने कहा है कि जो ये दो, जब एक यूनिट चार्ज हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाके रख देते हैं, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाके रख देते हैं, तो वो जो फोर्स फील करता है वो आपका कूलाम्स फोर्स कहलाता है, ठीक है। कूलाम्स फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है। तो कूलाम ने क्या बोला है, ये जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू इन दो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इनके बीच की दूरी मान लो मैंने r मान ली, उसके स्क्वायर की रेसिप्रोकल होती है। क्या बोला मैंने कि अगर कोई चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर रखा हुआ है और उनके बीच की दूरी r है, देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द multiplication of these charges and inversely proportional to the distance between these two charge, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देख लो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस। क्या बोला मैंने? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन between these two charges। अब इन दो चार्जों के बीच क्या हो रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। मैंने क्या बोला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ these two charges and also it is directly proportional to the distance square of distance of between these two charges. When we will combine to the equation F proportional to Q1 upon Q2 upon R square. When you will remove this sign, then there will be a constant. That means F equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. एप्सिलॉन को बोलते हैं एमिसिविटी। क्या बोलते हैं? एमिसिविटी। एप्सिलॉन क्या होता है? एमिसिविटी, राइट। क्या बोला मैंने? एमिसिविटी, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? एप्सिलॉन हो गया आपकी एमिसिविटी। अब देखो, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो क्या होगा? अगर हम इसको के मान लें, ठीक है, सपोज मैंने इसको के मान लिया, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो के क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? 1 अपॉन के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है आपकी क्या? 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर
अपॉन कूलाम का स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत? अब मैंने क्या बोला आपसे कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का क्या मतलब हो गया आपका, एमसीवीटी का क्या मतलब हो गया, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ छोटा ऊपर ओवर निकलना है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन स्क्वायर इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। इसकी यूनिट बस देख लेते हैं, यूनिट मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला। आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये समझ लेना कि कूलाम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीस टू चार्जेस एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीस टू चार्जेस, ठीक है। अब इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं। ये क्या है आपका चार्ज, ठीक है, कूलाम, कूलाम मतलब क्या होगा चार्ज, और चार्ज क्या होगा की इक्वल टू आई टी, आई की क्या हो जाएगी डायमेंशन ए एम्पियर, और टी मतलब टाइम, ए टी, एटी टू टाइम्स है तो एटी लिख दिया मैंने। न्यूटन एमएलटी माइनस 2, और मीटर को हमने लिखा एल स्क्वायर, ठीक है। अब m ऊपर गया तो ये हो जाएगा आपका m माइनस 1, एल गया तो हो जाएगा l माइनस 3, और ये हो जाएगा a 2, और t ऑलरेडी 2 है और 2 ऊपर पहुंच गया तो क्या हो जाएगा t की पावर 4। ये उसकी होगी बीमा या डायमेंशनल फॉर्मूला, m माइनस 1 l माइनस 3 t की पावर 4 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू टी की पावर 4, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये छोटी छोटी चीज समझ लिए, थोड़ी सी देखनी हम लोगों को ध्यान देना है बस, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक ही लेक्चर होगा क्योंकि ज्यादा नहीं पढ़ रहे, 12th के कोर्स में आ जाता है कभी कभी तो, लेकिन थोड़ा सा हमने देख लिया कि कंडक्टर भी पढ़ेंगे, तो कंडक्टेंस देख लेंगे जो हमने कल क्वेश्चन भी दिया था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने को क्या बोलते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा उस चीज का पोर्शन हम लोग देख रहे हैं बस, यहां तक कोई दिक्कत। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्या बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब देखो सिंपल समझ लो, कोई जैसे हम लोग रहते हैं एक अर्थ पे, तो एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ठीक है, तो मतलब जिसके अंदर वो अर्थ अपनी तरफ किसी भी पार्टिकल को पुल करता है या अपनी तरफ खींचता है। उसी प्रकार से अपने पापा का फील्ड होता है, कहते हैं भाई ये मेरा राज्य है, किसी के बोलता ना ये मेरा राज्य है, तो भाई वो उसका फील्ड हो गया, है ना। पहले साम्राज्य होते थे तो वो कहते थे यहाँ तक मेरा साम्राज्य है, जैसे भारत की सीमा होगी तो बोलते हैं हम लोग ये भारत का राज्य है, भारत की सीमा है, तो उसके अंदर जो पार्टिकल है और जो जहां तक वो अपनी ताकतों को रख सकता है तो वो उसका फील्ड कहलाएगा, यहां तक कोई दिक्कत। उसी प्रकार से कोई चार्ज रखा हुआ है और चार्ज जहां तक अपनी इंटेंसिटी यानी जहां तक वो उस इलेक्ट्रिक चीज को फील कर सकता है तो वो क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। द रीजन अराउंड द चार्ज वेयर द फोर्स बिकॉज ऑफ दैट चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। अरे भाई सपोज ये आपका एक चार्ज रखा है और इसके आसपास ही अपने फोर्स को फील कर पा रहा है तो ये क्या कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी बात समझ में आई। द रीजन अराउंड द चार्ज वेयर फोर्स बिकॉज ऑफ दैट चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस चीज को लिख लो, द रीजन अराउंड अ चार्ज where the force because of that where the force of that charge can be experienced is known as electric फील्ड। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी और बात करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जब हम लोग मैग्नेटिक पढ़ेंगे ना तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात आएगी जरूर, तो इसलिए हम लोग पहले ही देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको पता है कि कोई भी चार्ज, कोई भी पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। रिपेल करता है कि नहीं करता, यानी कि दूर भागता है। और कोई भी नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है अपने पास। इतनी बात तो आप लोग समझते हैं, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है। जब हम इन दोनों चार्ज को लाके किसी फील्ड में रख देते हैं, लाके किसी फील्ड में रख देते हैं, और वहां पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। अब जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड बाय द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। देखो कहने का मतलब क्या है कि अभी तो हम सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। जब हम लोग वहां पे रखेंगे इसे दो नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में, तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो जैसे नहीं बोलते कि हम लोग 5 केले 10 रुपए के आए, तो 20 केले कितने के आए, या 10 केले कितने आए, तो 5 केले 10 के आए और 10 केले कितने आएंगे, 20 रुपए के। लेकिन अगर हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं कि 5 केले आए 10 रुपए के, तो एक केला 10/5, और फिर 10 केले निकाल लो, चाहे 20 केले निकाल लो, चाहे 50 केले निकाल लो। हम अगर एक से निकालें, एक केले की वैल्यू से निकाल, तो कई सारी केले की वैल्यू निकाल सकते हैं। वहीं अगर हम किसी एक चार्ज से, अगर हम एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता कर लेते हैं, तो वहां पे कितने भी सारे चार्ज हो, हम सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर सकते हैं। इसीलिए मैंने क्या बोला कि हमने एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज रखा, और उनके बीच जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ रही है, वो इलेक्ट्रिक जो भी फोर्स वो फील कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। सब अब ये क्या होगा, ये रिपेल कर रहा होगा कुछ ऐसे, और ये क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो जब इनके बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, तो ये कुछ ऐसी लाइंस ड्रॉ होती हैं। ठीक है, कुछ ये लाइंस ड्रॉ होती हैं, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जो ये लाइंस होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ positive charge, are always start from a positive charge and ends to a negative charge and never cross to each other। मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक लाइंस are always start from positive charge and ends to a negative charge and never cross to each other, right? And the direction of electric field is always tangent of that इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, देखो क्या कह रहा हूं मैं कि जब कभी भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी हो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो आपको मालूम पड़ जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट में क्या होता है, हम लोग बॉल फेंकते हैं, बॉल फेंकने के साथ, तो बॉल जब हमारी बॉल जैसे फेंकी उसने, ठीक है, यहां से बॉल फेंकी और बॉल को हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये तो डायरेक्शन होती है, यह तो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक उसकी बॉल की। उसी प्रकार से जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे चार्ज मूव कर रहे हैं, उसी फील्ड में आप लोग उसके परपेंडिकुलर, उसके टेंजेंट, उसकी लाइन के टेंजेंट ड्रॉ कर दो, उस लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वो आपको बता देगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इतनी बात तो समझ में आ गई है। ठीक है, लिख लो एक लाइन को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस starts from positive charge and ends to negative charge and never cross to each other।
इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेवर क्रॉस टू ईच अदर। दूसरा पॉइंट क्या है कि इफ यू ड्रॉ एनी टेंजेंट, इफ a tangent draw on a electric field line, it will give you direction of इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको डायरेक्शन दे देगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। एक और लिखो, these are always normal to surface of conductor। these are always यानी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। क्या होंगी, कंडक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। these are always perpendicular to the conductor। इतनी बात समझ में आई आप लोगों के? यहां तक कोई दिक्कत, किसी कोई परेशानी? बस इतना ही पढ़ना, ज्यादा नहीं देखना है हम लोगों ने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात होगी आपकी मैग्नेटिज्म में, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात होगी, इसलिए मैंने इसको यहीं पे आप लोगों के बता दिया। अब लिख लो एक चीज, कैपेसिटर, और जिसको बोलते हैं हम लोग कभी कभी कंडेंसर। लगा होता है ना घरों में पंखों में लगा होता है ना कैपेसिटर और कंडेंसर। तो जल्दी से लिख लो कैपेसिटर और कंडेंसर। और कल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है। वो भी मोस्टली दो लेक्चर में निपटा देंगे हम लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसे मोटर वोटर होती है हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब क्या है आपका कैपेसिटर और क्या बोला मैंने से, कैपेसिटर और कंडेंसर। क्या बोला, कैपेसिटर और कंडेंसर। अब देखो क्या बोला मैंने, इट इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम लोग कोई बकेट लें, बकेट के अंदर पानी भरते हैं, तो बकेट की एक लिमिट होती है ना पानी स्टोर करने की। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों ने एक ट्यूब लिया या बकेट लिया और उसके अंदर क्या स्टोर कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई दिक्कत नहीं। अरे जैसे आप एक बकेट के अंदर पानी स्टोर कर रहे हो, उसी के प्रकार से एक बकेट के अंदर आप लोग इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर रहे हो। बट एक लिमिट होगी ना, एक लिमिट तक ही आप उस पानी को भर सकते हैं। उस बकेट की जितनी भी क्षमता होगी, ठीक है, उसकी जितनी कैपेसिटी होगी, और उसी प्रकार से कैपेसिटर की भी कुछ क्षमता होगी और उस चार्ज को भरने की। एक लिमिट के बाद क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा, है ना। जैसे आप लोग देखते होंगे कि हम लोग दो तारों को आपस में जोड़ते हैं, तो तारों को आपस में जोड़ते हैं तो क्या होता है कि उनके बीच में जो भी आपके आयंस होते हैं, एयर के गैप को खत्म करके वो फिर ब्रेक करने लगते हैं, आयंस बहने लगते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो भी गैपिंग होगी या जो भी एयर वेयर का गैप होगा, जो भी चीज उसके अंदर होगी, वो उसको तोड़ के फिर आपके चार्ज फ्लो करने लगेंगे, ठीक है। तो सिंपल इतना समझो कि किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज स्टोर होंगे, किसी भी कंडक्टर में चार्ज को स्टोर करने वाला डिवाइस क्या कहलाएगा, कैपेसिटर, ठीक है। इट इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ रही है, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखो, जैसे कि आपको पता है कि एक चार्ज को यहां से वहां तक ले जाने के लिए जो काम करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। द यूनिट वर्क रिक्वायर्ड फॉर अ चार्ज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा उसी प्रकार से उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां कहते हैं कि जितना चार्ज आएगा उतना पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। जब इस साइन को हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाएंगे, देन देयर विल बी कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट आता है आपका
C, और इसे बोलेंगे हम लोग V, और C इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Q अपॉन V, और कह सकते हो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी कूलाम अपॉन वोल्ट, और जिसे बोलते हैं हम लोग फैराड। क्या बोलते हैं फैराड। बहुत बड़ी यूनिट होती है फैराड। अगर एक फैराड की बात करें तो कुछ 700 कुछ होती है, 710 समथिंग फैराड होती है, ठीक है। मतलब एक बड़ी सी धरती में इतने सारे इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग स्टोर कर लें, ठीक है, इतने सारे चार्ज को स्टोर कर लें, वो कहलाएगा आपका फैराड, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अगर एक फैराड की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक फैराड इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 कूलाम अपॉन कूलाम अपॉन 1 वोल्ट। कूलाम क्या होता है आपकी चार्ज यूनिट, वोल्ट हो गया V, Q इक्वल टू क्या होता है IT, और ये हो गया वोल्ट। आपको पता है कि I क्या होता है आपका A, और T क्या होगा आपका टाइम। पोटेंशियल, पोटेंशियल की यूनिट निकाल चुके हैं हम लोग, कहां से निकाली थी हम लोगों ने, V इक्वल टू W अपॉन Q से निकाल चुके हैं भाई साहब। V इक्वल टू W अपॉन Q से हम लोग पोटेंशियल यूनिट निकाल चुके हैं, निकाल चुके हैं। ये हम लोग निकाले तो ये होता था ml2t-3 ml1 ml2t-3 a-1, ऊपर ले जाओ तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा m-1 l-2 t4a2, m-1 l-2 t की पावर 4 a2। ये हो गया आपका कैपेसिटर का फॉर्मूला, ठीक है, ओके। और लिख लो, अगर इसको लिखना चाहें, कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज 1 फैराड, लिख लीजिए, कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज 1 farad if a charge of 1 coulomb is required to, if a charge of 1 coulomb is required to reach its potential by 1 वोल्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज लिख लीजिए आप लोग, 1 फैराड इक्वल टू होता है, एक 1 फैराड इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 11 स्टार, ठीक है, स्टेट फैराड। 1 फैराड इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 11 स्टेट फैराड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग किस चीज की तरफ, कि अगर आपके कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं और पैरेलल में लगे हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं मुझसे, कांटेक्ट करना चाहते हैं, पहले तो यहां देख लो, आप लोग इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। आईडी आपको दे दे रहा हूं, राम कोरवाल 123। अगर आप लोग फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी आईडी है राम 2012 कोरवाल @gmail.com, ठीक है। तो आप लोग जो भी अपनी क्वेरी से आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पर्सनल सजेशन चाहिए या कोई भी जानकारी चाहिए, यू कैन गो थ्रू इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड आस्क मी अबाउट योर क्वेरीज, राइट। नाउ बात करते हैं हम लोग कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड और पैरेलल में कनेक्टेड है। जैसा आपको पता है, हमने रेजिस्टेंस को भी जोड़ा था, यानी कि रेजिस्टेंस को भी हम लोगों ने जोड़ा था, ठीक है। रेजिस्टेंस को हमने भी जोड़ा था सीरीज में, तो हमने देखा था R इक्वल टू क्या होता है R1 प्लस R2,
और जब हमने पैरेलल जोड़ा था कब होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। और रेजिस्टर को हम लोग कैसे नोट करते हैं, कुछ नहीं, बट यहां अगर बात की जाए कैपेसिटर की, यहां जस्ट फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। यहां 1/c हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2 और जोड़ देंगे हम लोग कैपेसिटर को कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ यूं, ठीक है। ये हो गया C1, ये हो गया C2, यहां से आपकी करंट आ गई, ठीक है। अगर हम इसको डिनोट करते हैं कुछ यूं, ये कैपेसिटर हो गया C। अगर पैरेलल में जोड़ें तो पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे, कुछ यूं, ठीक है। करंट फ्लो करा दो आई, ठीक है। तो अगर इसको ऐसे जोड़ना हो तो क्या हो जाएगा 1/c इक्वल टू 1, सॉरी ये क्या हो जाएगा आपका C इक्वल टू C1 प्लस C2, ठीक है। इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफी, आप लोग इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता कभी भी। सारी चीज आप लोग पता होगी। कल से हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास एंड होने से पहले करते हैं एक डेली एमसीक्यू, और आज का क्वेश्चन है डेली एमसीक्यू का कि फैराड इज यूनिट ऑफ, फैराड इज यूनिट ऑफ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कैपेसिटर, रजिस्टर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर, ठीक है। जल्दी से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फैराड। फैराड की यूनिट क्या होती है, कैपेसिटर, रजिस्टर, इंसुलेटर या कंडक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मेरा पोर्शन पढ़ाना थोड़ा जरूरी समझा कि हो सकता है एक क्वेश्चन अगर कहीं टपक गया तो फंस जाएंगे। इससे अच्छा है कि एक क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनिश कर दो, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि फैराड का सही जवाब क्या है, फैराड इज यूनिट ऑफ व्हाट, राइट। तो मिलते हैं हम लोग कल फिर से इसी टाइम पे इसी समय। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और बताइए कि जनरल साइंस की क्लास आरआरबी जेईई की स्पीड ऑफ एजुकेशन पे चल रही है, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं हम कल, बाय बाय, तब तक अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट, टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम्स।